सब्जी खरीदनी हो, चाय पीनी हो या फिर किसी बड़े मॉल में शॉपिंग करनी हो, आजकल हर जगह एक चीज कॉमन है। हाँ, वही छोटा सा अजीब से डिजाइन वाला चौकोर डिब्बा, जिसे हम सब क्यूआर कोड कहते हैं। जेब में कैश है या नहीं, अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस मोबाइल निकाला, स्कैन किया और पेमेंट हो गया। पर कभी सोचा है कि ये जादुई डिब्बा आया कहां से? और इससे भी बड़ा सवाल कि जिस इंसान ने इसे बनाया वो आज अरबपति क्यों नहीं है? पता है, हाल ही में संसद में सुधा मूर्ति जी ने एक भाषण दिया और ये पूरी कहानी फिर से सबके सामने आ गई। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1994, जगह जापान। उस जमाने में दुनिया चलती थी बारकोड पर, लेकिन एक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी थी, डेंसो, जो एक बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रही थी। अब देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि जो गाड़ियों के पार्ट्स होते थे उन पर लगे बारकोड्स एक तो बहुत स्लो थे, दूसरा उनमें जानकारी भी बहुत कम आती थी, और हद तो ये थी कि कभी-कभी एक ही पार्ट की पूरी जानकारी के लिए 10-10 बारकोड स्कैन करने पड़ते थे। सोचिए कितना थका देने वाला काम रहा होगा ये। और इसी कंपनी में एक इंजीनियर थे, मासाहिरो हारा। अब वो इस रोज-रोज की झंझट से तंग आ चुके थे। उन्होंने मन में ठान लिया कि वो इसका कोई ना कोई बेहतर हल निकाल कर रहेंगे, कुछ ऐसा जो तेज हो और जिसमें बहुत बहुत ज्यादा डेटा स्टोर हो सके। और बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसे आविष्कार की कहानी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और मजे की बात यह है कि इसकी प्रेरणा मिली एक बहुत पुराने बोर्ड गेम से। मासाहिरो हारा को ना गो नाम का एक बोर्ड गेम खेलने का बहुत शौक था। तो एक दिन लंच ब्रेक में वो बस यूं ही बोर्ड पे रखी काली और सफेद गोटियों को देख रहे थे कि अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर बारकोड की सीधी लाइनों की जगह जानकारी को इन गोटियों की तरह एक ग्रिड में रखा जाए। मतलब डेटा को सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं, बल्कि ऊपर नीचे दोनों डायमेंशन में पढ़ा जा सके। बस इसी एक आइडिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हारा और उनकी टीम ने दिन रात एक कर दिए, और नतीजा था क्विक रिस्पांस कोड, जिसे आज हम सब क्यूआर कोड के नाम से जानते हैं। ये बारकोड से 10 गुना तेज था। इसमें कई गुना ज्यादा जानकारी स्टोर हो सकती थी, और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? ये कि अगर कोड थोड़ा खराब या गंदा भी हो जाए तब भी ये स्कैन हो जाता था। तो ठीक है, एक रेवोल्यूशनरी आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन अब आता है कहानी का सबसे जरूरी और शायद सबसे इमोशनल मोड़, क्योंकि अब मासाहिरो हारा और उनकी कंपनी को एक बहुत बहुत बड़ा फैसला लेना था। देखिए, उनके सामने दो रास्ते थे। पहला, इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा लें, मतलब इसका इस्तेमाल करने वाला हर इंसान या कंपनी उन्हें पैसे देगा, जिसे रॉयल्टी कहते हैं। और दूसरा रास्ता, इसे पूरी दुनिया के लिए फ्री कर देना। 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए, आज दुनिया में हर रोज अरबों बार क्यूआर कोड स्कैन होता है, अरबों बार। अगर उन्हें हर एक स्कैन पर सिर्फ 10 पैसे भी मिलते तो आज वो कितनी बेशुमार दौलत के मालिक होते, है ना? लेकिन मासाहिरो हारा का मकसद कुछ और ही था। उनका सपना दौलत कमाना था ही नहीं, वो तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे जो दुनिया भर के लोगों के काम आए, उनकी मदद करे। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, मैं चाहता हूं कि ये तकनीक पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो। तो उन्होंने अपनी कंपनी के साथ मिलकर एक फैसला लिया। फैसला ये था कि वो मुनाफे से ऊपर रखेंगे मानव कल्याण को। उन्होंने इसका पेटेंट तो लिया, बिल्कुल लिया, लेकिन इसके इस्तेमाल को ओपन सोर्स कर दिया, जिसका सीधा सा मतलब था दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी इसे बिना कोई पैसा दिए पूरी तरह मुफ्त में इस्तेमाल कर सकती है। और मासाहिरो हारा के बस उसी एक फैसले ने दुनिया बदल दी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये कोड फैक्ट्री से निकलकर हम सबकी जेब तक आखिर पहुंचा कैसे। तो देखिए, 1994 में तो ये सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए बना था। फिर आया 2000s का दौर और फोन में कैमरे आ गए। बस यहीं से ये कोड फैक्ट्री से बाहर निकला और आम लोगों तक पहुंच गया। और फिर आया कोविड-19। उस महामारी ने तो इसे हमारी जरूरत ही बना दिया। याद है वो दौर जब किसी चीज को छूने से भी डर लगता था? तब इसी क्यूआर कोड ने एक कॉन्टैक्टलेस दुनिया को मुमकिन बनाया था। और आज देखिए, भारत के छोटे से छोटे गांव में सड़क किनारे रेड़ी लगाने वाला भी डिजिटल पेमेंट ले रहा है। रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड से लेकर हॉस्पिटल की रिपोर्ट तक, ट्रेन की टिकट से लेकर पानी के बिल तक, सब कुछ बस इसी एक छोटे से कोड में समा गया है। और ये सब मुमकिन हुआ है मासाहिरो हारा की उसी एक सोच की वजह से। तो चलिए
अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने पूरी बात शुरू की थी कि मासाहिरो हारा अरबपति क्यों नहीं है। शायद शायद इसका जवाब यह है कि कामयाबी का, सक्सेस का असली मतलब शायद कुछ और ही होता है। सुधा मूर्ति जी ने संसद में उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, सोशल इनोवेटर। सोशल इनोवेटर मतलब एक ऐसा आविष्कारक जिसका लक्ष्य सिर्फ कुछ नया बनाना नहीं होता, बल्कि समाज को, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना होता है। और मासाहिरो हारा शायद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आज भी जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो मासाहिरो हारा बहुत ही विनम्रता से कहते हैं कि मैंने तो बस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजा था, इसे बड़ा तो पूरी दुनिया के भरोसे ने बनाया है। हालांकि ये कहानी ना हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असली सफलता किस चीज से मापी जाती है, बैंक बैलेंस से या फिर उन अनगिनत जिंदगियों से जिन्हें किसी के काम ने थोड़ा और आसान बना दिया। सोचने वाली बात है ना।